जय हिंद दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी चैनल पर आज एक नई क्विज़ को डिस्कस करते हैं। इस क्विज़ को पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी टीम ने खुद से तैयार किया है, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको नया डेवलप किया गया है। नया एडवर्टाइजमेंट टीजीटी पीजीटी का आने वाला है, ऐसी आज अखबार में चर्चा थी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य का सप्तांग सिद्धांत जुड़ा हुआ है। सेप्टेंग थियरी ऑफ स्टेट इज रिलेटेड टू यूनानी राजनीतिक चिंतन से, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से, समकालीन राजनीतिक चिंतन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेप्टेंग थियरी, जिसमें राज्य को सावयवी माना गया यानी कि ऑर्गेनिक माना गया और उसके 7 अंगों की बात की गई, वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में मनु और कौटिल्य ने इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको याद रखनी चाहिए। वेस्टर्न नोशन ऑफ स्टेट और इंडियन नोशन ऑफ स्टेट में ये अंतर है। वेस्ट जहाँ राज्य के तत्वों की बात करता है, एलिमेंट्स की बात करता है, वहीं भारतीय राजनीतिक चिंतन राज्य को सावयवी मानता है, ऑर्गेनिक मानता है और उसके अंगों की बात करता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में राज्य के 4 तत्वों की बात की गई है, जिसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता हैं। वहीं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में 7 अंगों की बात की गई है, जिनको मैंने बताया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जनपद जो राज्य का एक अंग है महत्वपूर्ण, उसमें जनसंख्या और भूमि दोनों आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 इज रिटन बाय। थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में ये किताब किसने लिखी है? अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक या कोई भी नहीं। ये किताब जॉन रॉल्स की है। जॉन रॉल्स की इस किताब के प्रकाशन में आने के बाद एक नई विचार को जन्म मिला और उसका नाम था रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी। बहुत लंबे समय से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी की बात कर रहे थे अल्फ्रेड कॉबन, डेविड ईस्टन, पीटर लेस्लेट जैसे विद्वान। लेकिन जब ये किताब प्रकाशन में आई तो इस बात को बल मिला कि अब रिसर्जेंस हो रहा है पॉलिटिकल थियरी का, यानी पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत जिसका पतन स्वीकार कर लिया गया था, ये मान लिया गया था कि पॉलिटिकल थियरी का पतन हो गया है। इस किताब के प्रकाशन में आने के बाद एक नई चर्चा को बल मिला और उसको हम रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी के नाम से जानते हैं। आप जहाँ कहीं भी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी या रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं, वहाँ पर आप सिंपली ये समझ लीजिए कि वो नॉर्मेटिव थियरी के डिक्लाइन की बात है, उसमें एम्पिरिकल थियरी के डिक्लाइन जैसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थियरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशन ने राजनीतिक सिद्धांत में एक नई डिबेट को जन्म दिया, उसको पहचानिए। इस पर चर्चा ऊपर हो गई है। राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान यानी कि रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी की डिबेट शुरू हुई इस किताब के प्रकाशन में आने के बाद। जॉन रॉल्स को हम बेसिकली नवोदारवाद की समतावादी यानी ईगलिटेरियन धारा के प्रतिनिधि विचारक के रूप में जानते हैं। सीबी मैकफरसन भी इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इस पर थोड़ा सा चर्चा और करनी चाहिए मुझे लगता है। नव उदारवाद की मोटे तौर पर 2 धाराएं हैं। एक है स्वेच्छातंत्रवादी धारा, जिसको हम लिबर्टेरियन कह सकते हैं, और दूसरी है समतावादी यानी ईगलिटेरियन। लिबर्टेरियन जो विचारक हैं वो मूलतः स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक प्राइमरी वैल्यू मानते हैं। इसमें रॉबर्ट नोजिक हैं, आइजिया बर्लिन है, एफ.ए. हेयक हैं, मिल्टन फ्रीडमैन हैं और कुछ विचारक हैं। इसके दूसरी तरफ समतावादी यानी ईगलिटेरियन धारा है। इसके प्रतिनिधि विचारकों में जॉन रॉल्स और सीबी मैकफरसन हैं। ये समता को, इक्विटी को प्राइमरी वैल्यू के रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन से जुड़े हुए हैं अल्फ्रेड कॉबन, डेविड ईस्टन, पीटर लेस्लेट। इतिहास के अंत पे हमने पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से चर्चा की हुई है। ये फ्रांसिस फुकुयामा का विचार है और विचारधारा का अंत डैनियल बेल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सही आंसर हुआ राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव मानवतावाद यानी कि न्यू ह्यूमनिज्म किस भारतीय राजनीतिक विचारक का विचार है? महात्मा गांधी, वीर सावरकर, एम.एन. रॉय, दत्तोपंत ठेंगड़ी। आपको मालूम होगा कि इस समय इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन सभी पेपर्स में पूछे जाने लगे हैं। तो ये विचार नव मानवतावाद का एम.एन. रॉय से जुड़ा हुआ है। एम.एन. रॉय को भारत में हम एक मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव के विचारक के रूप में जानते हैं। उनकी कई सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं और थियरी के रूप में अगर उनके कंट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे तो न्यू ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है
वो उनका विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर का विचार जुड़ा हुआ है एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से। तो ये विचार ओबीसी से यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ा हुआ है। जब कोई आप कंपटीशन का फॉर्म भी भरते होंगे तो उसमें ओबीसी की 2 कैटेगरीज रहती हैं, एक प्लेन ओबीसी और एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो आरक्षण का लाभ बेसिकली जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उन्हीं को मिलता है। क्रीमी लेयर का विचार बेसिकली इस मत से जुड़ा हुआ है कि ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का वो तबका जिसने एक निश्चित इनकम को प्राप्त कर लिया है, यानी कि जिनकी वार्षिक इनकम एक निश्चित स्तर से ज़्यादा है, वो समय समय पर परिभाषित की जाती रहती है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। रामनंदन समिति बनी थी, उसने ये क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो डिसाइड की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन के लिए भारतीय संसद को शक्ति दी गई है आर्टिकल 368 में। भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधन होता है, लेकिन आर्टिकल 368 में केवल 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। एक है विशेष बहुमत से और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की सहमति से। जो तीसरा वाला है, जिसको हम सामान्य तरीके से संशोधन की प्रक्रिया कह सकते हैं, उसका उल्लेख उसी आर्टिकल के साथ कर दिया गया है जिस आर्टिकल में सामान्य प्रक्रिया से संशोधन हो सकता है। इवन कई जगह तो ऐसा लिखा हुआ है कि यदि इस आर्टिकल में कोई बदलाव होता है तो उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा। 2 प्रक्रियाएं हैं बेसिकली। दूसरी वाली जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर अप्लाई होगी, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग ये देख सकते हैं कि ऐसे कोई भी आर्टिकल्स, ऐसे कोई भी प्रोविजन जो संघात्मक व्यवस्था से, फेडरल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यानी राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का जो विभाजन है उससे जुड़े हुए हैं, उसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। बाकी ज़्यादातर आर्टिकल्स में, जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसमें विशेष बहुमत से संशोधन हो जाता है, राज्यों की अनुमति की या उनकी सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स 1960 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा था सीमोर मार्टिन लिपसेट ने 1961 में। इस किताब का पूरा टाइटल है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मुहावरा किससे संबंधित है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज रिलेटेड टू बेंथम, हीगेल, ग्रामसी या गांधी। ये मुहावरा उपयोगितावादी यानी कि यूटिलिटेरियन थिंकर बेंथम से जुड़ा हुआ है। बेंथम ने ही इस बात पर बल दिया था कि राज्य का कार्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है। बेंथम एक यूरोपीय परंपरा के बहुत प्रतिनिधि विचारक हैं और उनको कानूनी सुधारों के लिए भी जाना जाता है। पेन ऑप्टिकन नाम की उनकी एक जेल सुधार योजना है जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट उनकी महत्वपूर्ण किताब है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहते हैं, वो जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध को परिभाषित किया जा सकता है? शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। काफ़ी लंबे समय तक हमने दुनिया को शीत युद्ध में देखा। 1945 से शुरू हुआ था और 1991 तक आते आते इसका अंत हुआ। अब हम शीत युद्धोत्तर विश्व में हैं। इसको हम वैचारिक संघर्ष के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मोटे तौर पर अगर हम शीत युद्ध को समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में। उसके बाद पूरी दुनिया वैचारिक आधार पर, विचारधारा के आधार पर 2 भागों में बंट जाती है। एक तरफ अमेरिका है जो पूंजीवादी गुट को नेतृत्व करता है। बेसिकली पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं वो इससे जुड़े हुए थे, और दूसरी तरफ है पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। इन दोनों विचारधाराओं ने अपने प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयत्न किए, एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार किया, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां आईं, जैसे 1962 का क्यूबा संकट है, जब ये लगा दुनिया को कि अब ये शीत युद्ध हॉट वार में परिवर्तित होने वाला है, लेकिन उस समय के जो नेता थे उनकी बुद्धिमत्ता ने, उनके कौशल ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में जाने से बचा लिया। तो इसको हम वैचारिक संघर्ष के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है।
विनोबा भावे भूदान आंदोलन, गांधी अहिंसा, अंबेडकर सत्याग्रह और जयप्रकाश नारायण का दल विहीन लोकतंत्र। आपको मालूम होगा कि अंबेडकर सत्याग्रह के विरोधी थे, वो इसको अराजकता का व्याकरण कहते थे और ये भी कहते थे कि कम से कम आज़ादी के बाद, आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमने सत्याग्रह जैसी टूल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद इस प्रकार के जो सत्याग्रह हैं वो अराजकता को ही जन्म देंगे। तो अंबेडकर इसके विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लॉक द्वारा प्राकृतिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या काम का अधिकार? लॉक एक ब्रिटिश दार्शनिक है और उसने कुछ महत्वपूर्ण किताबों की रचना भी की है, जैसे टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। उसने प्राकृतिक अधिकार का विचार दिया सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय, और ये कहा कि 3 ऐसे अधिकार हैं जो प्राकृतिक अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकारों को हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक ये कि ये मनुष्य के स्वभाव यानी उसकी नेचर में अंतर्निहित हैं, और दूसरा ये कि ये प्राकृतिक अवस्था में यानी उस समय जिस समय राज्य नहीं था। आपको मालूम होगा कि सामाजिक संविदा के तीनों विचारकों ने, हॉब्स, लॉक, रूसो ने एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जब राज्य नाम की कोई संस्था, सरकार नाम की कोई संस्था नहीं थी, और उसी अवस्था को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था कहा। तो लॉक ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी, यानी जब राज्य नहीं था, जब सरकार नहीं थी, ये संस्थाएं नहीं थी, तब भी व्यक्ति को 3 अधिकार मिले हुए थे, और वो थे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। यानी काम का जो अधिकार है वो इसमें शामिल नहीं किया गया था। लॉक ने पहली बार सीमित शासन की कल्पना प्रस्तुत की और इस बात पर भी बल दिया कि संपत्ति व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, इसीलिए हम लॉक को उदारवाद के जनक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल एट लार्ज, यानी कि जैसा व्यक्ति है उसी का वृहत रूप होता है राज्य, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ऐसा कहा था प्लेटो ने। प्लेटो को हम यूनान का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहते हैं, जो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु। निम्नलिखित में से किसने भारत को मृदुल राज्य यानी कि सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दी है? इसमें सही आंसर है गुन्नार मिडल। गुन्नार मिडल ने पॉवर्टी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था और उन्होंने एशियन ड्रामा नाम की एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने ही भारत को सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी नहीं है? तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों गर्मपंथी हैं। इसके विपरीत गोपाल कृष्ण गोखले इसमें नरमपंथी विचारधारा के हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपनी जो तकनीक थी, अपनी बात मनवाने की, अपनी बात रखने की, उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। एक तरफ गर्मपंथी थे, दूसरी तरफ नरमपंथी थे। तो लाल बाल पाल को हम गर्मपंथियों में रखते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड या यूनिवर्सल सिविल कोड का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 44 में किया गया है, आपको मालूम होगा, और ये भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं है और फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं। एक दूसरा डिफरेंस ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स की जो भाषा है मूलतः नकारात्मक है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सकारात्मक हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा कौन सी क्रांति से जुड़ा हुआ है? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम होगा कि फ्रांसीसी क्रांति को लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है, और उसके बाद दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र की एक लहर चली थी। रूसो, जिसको आप सामाजिक संविदा सिद्धांत में पढ़ते हैं, उसने अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत के माध्यम से इस बात को प्रतिपादित किया था कि संप्रभुता, सत्ता या शक्ति लोगों में निहित होती है और लोगों को ही उसका प्रयोग करने का अधिकार है। इसलिए उसके विचारों का बहुत प्रभाव हुआ फ्रांस में। और भी दूसरे विचारक थे जिसमें मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर भी थे। इन सभी विचारकों के विचारों ने यूरोप में और ख़ास तौर से फ्रांस में एक पृष्ठभूमि तैयार की लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक मूल्यों की, जिसका परिणाम हमको फ्रांसीसी क्रांति के रूप में देखने को मिला, और लोगों ने वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आवाज़ को बुलंद किया। भारतीय संघ को क्वासी फेडरल, अर्ध संघ या आभासी संघ किसने कहा?
आपको मालूम होगा, मैंने पिछली वीडियोज में भी चर्चा की है, भारतीय संघीय व्यवस्था के ऊपर काफ़ी सारे विदेशी और देसी विद्वानों ने टिप्पणी की है, उसका एनालिसिस किया है। उसमें एक महत्वपूर्ण विद्वान है केसी वियर, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट नाम की एक किताब लिखी थी और उसमें ये कहा कि भारतीय संघ जो है उसका स्वरूप है आभासी संघ का, यानी कि वो दिखने में संघ जैसा लगता है, वास्तव में वो संघ नहीं है। जबकि ग्रैनविल ऑस्टिन, जिन्होंने 2 किताबें लिखी थी, मैं बार बार चर्चा करता हूँ, कम से कम जो टीजीटी पीजीटी के साथी हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें। ग्रैनविल ऑस्टिन और ये जो टिप्पणीकार हैं इनकी किताबें लगातार पूछी जाती हैं। पहली किताब है ग्रैनविल ऑस्टिन की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, एंड द सेकेंड इज वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस। भारतीय संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह निम्नलिखित को परिवर्तित नहीं कर सकती। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या प्रीएम्बल। आपको मालूम होगा कि भारतीय संसद आर्टिकल 368 में दिए गए शक्ति का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करती है, लेकिन एक विवाद काफ़ी लंबे समय तक जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच रहा, पार्लियामेंट के बीच रहा कि क्या पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। इसको लेकर के बहुत सारे मामले आए, शंकरी प्रसाद का मामला था, गोलकनाथ का मामला था, फिर केशवानंद भारती मामला था। इनमें अलग अलग डिसीजंस पर जुडिशियरी पहुंची। 1967 के गोलकनाथ केस में जहां जुडिशियरी ने ये कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, वहीं 1973 में केशवानंद भारती मामले का डिसीजन करते समय, जिसमें 13 जजेस थे उस समय, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को, जो मूल आत्मा है, मूल भाव है संविधान का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और ये मूल भाव क्या है, ये आधारभूत ढांचा क्या है, ये समय समय पर विभिन्न वादों के माध्यम से जुडिशियरी डिसाइड करेगी। इसकी आलोचना में ये भी कहा जाता है कि इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का प्रतिपादन करके जुडिशियरी ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध या निषेध संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? संविधान के आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार यानी कि उसकी खरीद फरोख्त नहीं होगी, और फोर्स लेबर का भी निषेध किया गया है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। उसमें पहला आर्टिकल है, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस में आया? हम लोग बात कर चुके हैं, ये मामला था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान के किस हिस्से में उपबंधित है? उद्देशिका भाग 3, भाग 2, भाग 4। आपको मालूम होगा ये भारतीय संविधान की प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका में उल्लिखित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, इन तीनों शब्दों का क्रम पूछा भी गया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। जनहित याचिका के साथ कौन से न्यायाधीश का नाम जुड़ा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस PN भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती के समय एक नई शुरुआत की गई, उस समय चीफ जस्टिस थे PN भगवती, और ये कहा गया कि जो पिछड़ा तबका है समाज का, जो कमज़ोर तबका है, जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, हाई कोर्ट नहीं जा पाता, उसके दरवाजे तक न्याय पहुंचे, इसके लिए एक प्रोविज़न किया गया, एक नई पहल की गई जिसको हम जनहित याचिका या जनहितवाद के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली प्रोविज़न ये था कि इससे पहले वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता था जिसके अधिकारों का हनन हुआ है या मामला जिससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से समाज के जागरूक लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को और ऐसे लोग जो दूसरों को न्याय दिलाने में रुचि रखते हैं, उनको ये अधिकार दे दिया गया, अधिकृत कर दिया गया कि वो किसी समुदाय के, किसी समूह के लोगों के अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो उनके बिहाफ पर वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उन पर सुनवाई करेगा। ये एक बड़ी पहल थी जो बड़े न्यायिक सुधार के रूप में देखी जाती है। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? श्रीमती गांधी को इसके लिए जाना जाता है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का स्थान किसने लिया? हम लोग
पॉलिटिकल थियरी को दो पार्ट्स में बांटकर पढ़ सकते हैं, एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी और दूसरा है मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। इसके बीच या बिहेवियरल पॉलिटिकल थियरी कह सकते हैं, जो डिवाइडिंग लाइन है नॉर्मेटिव और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी के बीच या एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी के बीच, वो हम व्यवहारवादी क्रांति को रख सकते हैं। व्यवहारवादी क्रांति से पहले का जो राजनीति विज्ञान है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है और उसके बाद वाला है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने संस्थाओं के अध्ययन की बजाय मानव के राजनीतिक व्यवहार को केंद्र में लिया और उसके अध्ययन पर ज़्यादा फोकस किया। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी में राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। इस पर हम किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट थिंकर टू टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ? विधि के शासन की बात करने वाला प्रथम राजनीतिक विचारक कौन था? ये अरस्तु महोदय थे। उन्होंने कहा था कि विधि वासनाओं से रहित विवेक है। इससे पहले इनके गुरुजी प्लेटो ने व्यक्ति के शासन यानी कि दार्शनिक राजा के शासन की बात की थी, लेकिन अरस्तु ने उसकी आलोचना की और ये कहा कि विधि का शासन हमेशा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि विधि में कोई आवेश या कोई वासना नहीं होती, वो सबको समान दृष्टि से देखती है और सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि रूल ऑफ लॉ को एक थियरी के रूप में एस्टेब्लिश करने का श्रेय ब्रिटिश विचारक या विद्वान A.V. डाइसी को जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और उन्होंने ही रूल ऑफ लॉ की बात की थी बहुत विस्तार से एक थियरी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय संसद द्वारा नहीं किया जाता है? विधि निर्माण आपको मालूम होगा फंडामेंटल फंक्शन है किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी का, विधि निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना, ये भी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करना, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां जहां विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है वो भारतीय संसद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? इसको आप जानते होंगे, ये किताब है वॉल्टर बेजवर्थ की। एक और किताब थी इनकी द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी को लिखा था ज्योतिबा फूले ने। सावित्री बाई फूले के पति थे। सावित्री बाई फूले को भारत में महिला एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए जाना जाता है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट्स इंडिया एज, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इंगित करता है फेडरेशन के रूप में, यूनियन के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में या क्वासी फेडरल के रूप में। तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। एक क्वेश्चन इस पर यह भी बनता है कि भारत के लिए संविधान में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी किन किन नामों से जाना गया है? तो केवल 2 नामों से जाना गया है। पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। इंडिया जो कि भारत है, इसका सिंपल मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बताया था। एक तो ये कि भारतीय संघ यूनियन ऑफ इंडिया इकाइयों के बीच समझौते या किसी करार का परिणाम नहीं है, और चूंकि ये करार का परिणाम नहीं है, किसी संविदा समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए इसकी इकाइयों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है जैसा अमेरिका में है। और भारतीय संघ की यही विशेषता हमको अमेरिकी संघ से अलग बनाती है। हमारा संघ का मॉडल है वो ज़्यादा मेल खाता है कनाडा के संविधान से। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अक्सर किसे कहा जाता है? 3 स्तंभ हुए, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और चौथा हुआ मीडिया। मीडिया को यानी कि प्रेस को हम लोग लोकतंत्र का चौथा अंग कहते हैं। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? धन धान्य, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट या पैसों का हिसाब? ये क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी पूछा जा सकता है। आपको मालूम होगा बजट शब्द संविधान में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जगह आर्टिकल 112 में और फिर राज्यों के बजट जो आर्टिकल 202 के पास बैठेगा, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये क्विज यहीं पे पूरी होती है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने आपके साथी हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी हम एक नई वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंसेज में बेस्ट जर्नल्स यानी कि केयर लिस्टेड जर्नल्स कौन से हैं यूजीसी के, उस पर चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। कैसे आप पब्लिश करा सकते हैं अपने पेपर्स,
क्विज़ का जो सिलसिला है लगातार चलता रहेगा, इसलिए आप जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।